नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे खास बातचीत, मुझे लगता है पहला इंटरव्यू है ये, आइए सुनाते हैं आपको। चेला गुरु को सिखा रहा है। अब चेला गुरु जो आप समझ सकते हैं, जिसके रिमोट से चलने वाला व्यक्ति कौन चेला है कौन गुरु। राहुल और सोनिया गांधी जी और उनका जो परिवार है, कुनबा है, ये कुनबा किसी भी व्यक्ति को रिमोट से चलाता है, सिस्टम से। उनको उतना ही बोलना होता है। खड़गे जी बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरह के मर्यादा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, तो गांधी परिवार का शब्द था। अब खड़गे जी के मुंह में से डाल के बुलवाया जा रहा है। खड़गे जी केरलम में कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है वो शिक्षित और समझदार लोग रहते हैं और गुमराह नहीं कर सकती बीजेपी ऐसे लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात नहीं है ये, तो आप ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं, क्योंकि क्या इससे क्षेत्रीयकरण नहीं बढ़ता? मैं ये मानता हूँ कि गुजरात की उन्होंने उदाहरण दिया, उसी गुजरात से सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी आए, और उसी गुजरात के व्यक्तित्व को आज देश ने इतना आशीर्वाद दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश को आगे लेके चल रहे हैं विकास के मायने पे, कई पैमाने पे। मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी नाकामी जहाँ उनको दिखती है वहाँ नासमझी समझ में आती है, वहाँ अज्ञानता नजर आती है। जहाँ उनको सफलता मिलती है वहाँ ज्ञानी व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये उनकी नासमझी है। जनता तो देख रही है कि जहाँ जहाँ वो हारते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी जनता को दोष है। थोड़ा दोष अपने माथे पर रखते तो कुछ नया सीख के आते। अध्यक्ष जी, ये जो क्षेत्रीयकरण है इन चुनावों में बहुत कुछ देखने को मिला है, क्योंकि बंगाल में भी यही कहा जाता था कि अमित शाह जी और मोदी जी जो हैं वो बाहरी हैं, और ये भी कहा गया कि अमित शाह जी अगर आ रहे हैं बंगाल में तो शाकाहारी भोजन तो मिलेगा नहीं, तो वो नॉनवेज खाना चाहिए उन्हें, ऐसे भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक पॉलिसी पर काम की कि हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीयवाद करने का पर्पस ही यही होता है कि भाजपा की राष्ट्रवाद को कमजोर करने का। लेकिन ये राष्ट्रवाद के अंदर ही क्षेत्र है, उनके लिए दिक्कत है कि वो क्षेत्र के अंदर राष्ट्र नहीं देख पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये खेल एक आध बार चलता है। आज देश के कई राज्यों में जो इस तरह की चीजें पनपी, आज भाजपा के प्रति समर्थन और हमको विश्वास फिर से मिला। और मैं मानता हूं कि बंगाल इस बार पूरी तरह से बंगाल को ही बचाने की लड़ाई है, और बंगाल के लोग इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई प्रधानमंत्री जिस राज्य से समर्थन मिलता है तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और गृह मंत्री किसी राज्य का व्यक्ति नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। ये समझदारी अगर हमारे क्षेत्रीय दलों को नहीं आती, और ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। वो तो कहते हैं कि आप एसआईआर के नाम पर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम काट रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान बंगाल में लेके आए हैं। देखिए, बांग्लादेशी को आप बुला के रखिएगा तो निश्चित रूप से हम तो उस पर उठाएंगे, लेकिन जहाँ तक एसआईआर की बात है, एसआईआर में तो हिंदू का भी नाम कटा है। लेकिन जो बांग्लादेशी, जो मुसलमान बांग्लादेश से आकर यहाँ पर अपना नागरिकता लेने का प्रयास करेगा या उस प्रकार से खेल खेलेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई होगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं, ममता दीदी आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता की चिंता अब हम करने वाले हैं। आपने तो केवल बांग्लादेशियों की चिंता की। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चाहे आपकी सरकार बने या ना बने, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए, इस देश की जनता ने हमें मत दिया है इस देश को सुरक्षित और विकसित बनाने का। तो निश्चित रूप से देश के किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, राज्य के रूप में हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा करेंगे। नितिन जी, वो ये भी कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर स्टैलिन के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए बंगाल से अफसर जो हैं वो तमिलनाडु भेजे गए हैं, और जो वेकेंसी बंगाल में हो गई, क्योंकि वो जो तबादला हुआ है उन अफसरों का, जो वेकेंसी बंगाल में हो गई, उस वेकेंसी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अफसरों को लाया जा रहा है, और यही काम चल रहा है। देखिए, किसी भी राज्य में जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं वो दूसरे राज्यों से ही लगाए जाते हैं,
और आईएएस आईपीएस का कैडर सेंट्रल कैडर होता है, और उसमें जो राज्य कैडर के ऑफिसर्स होते हैं उनको राज्य में रखा जाता है। उसमें भी ऑफिसर्स की ये प्रक्रिया होती है कि कुछ ना कुछ उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे भी जाना पड़ता है टाइम पीरियड। तो वो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने ये नहीं किया है कि 400 थाना प्रभारी पिछले 5 साल से लाइन हाजिर हैं और केवल 200-300 थाना प्रभारी से ही वो लगातार काम ले रही हैं। आप उनका दूसरे रूप देखेंगे तो देश भर में इतने बड़े राज्य में केवल 23 ही जिला बनाकर रखना कि कुछ चंद अधिकारियों से ही हम अपने कब्जे में रखें सत्ता को और प्रशासन को, ये खेल उनका है। देश की जनता जब जानेगी ये सारी चीजें तो समझ में आएगा कि ममता दीदी का निर्मम चेहरा कितना है। ममता दीदी तो कहती हैं कि 226 सीटें लाएंगी इस बार, आपका नंबर क्या है? आंकड़े तो दीदी को बोलने का अधिकार है, लेकिन इस बार सारे आंकड़े उनके धैर्य के धरे रह जाएंगे और मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की अपने बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नितिन जी, एक भाषा के ऊपर एक सवाल पूछूंगी, चाहे बंगाल हो या तमिलनाडु हो, एक इमोटिव इशू है। वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने नेशनलिज्म का जो एक चेहरा सामने रखती है, लेकिन एक वन साइज फिट्स ऑल स्कीम लाना चाहती है। उसके तहत वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के खिलाफ है और ये एक डर भी पैदा करता है लोगों में भी कि अगर आपकी सरकार आ जाती है बंगाल में या फिर तमिलनाडु में, हिंदी इम्पोजिशन होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के हिसाब से देश भर में हमने पूरी तरह से राष्ट्रवाद को जरूर सामने रखा, पर क्षेत्रीयता को निश्चित रूप से सम्मान दिया। आपने देखा कि काशी तमिल संगम कितने पुराने समय से हमारे संबंध रहे हैं संस्कृत और के माध्यम से काशी और तमिल। इस संबंध को किसने बीच में बंद करा दिया? और कहीं ना कहीं अगर ये संबंध बनता है तो ये देश को मजबूत करता है। हम तो काशी किसने बंद किया आपके हिसाब से? आप तो समझिए, आप तो देखिए कि इसने लंबे समय तक इस देश में सत्ता ने किसने काबिज रहे? उन लोगों ने कभी इन सब चीजों पर नहीं। हम तो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने वाले लोग हैं। जो हमारी संस्कृति आज असम में पूरी तरह से हमारे जो पुराने सेंटर थे उनको पुनर्जीवित करने का काम हम कर रहे हैं। और बंगाल में भी, उस बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा करने के नाम पर किस प्रकार से हाईकोर्ट से परमिशन लाने पड़ते हैं और नमाज के परमिशन के। तो ये जो क्षेत्रवाद बढ़ाने का लोकल हम किसी भी तरह से डोमिनेट करें, इसके खिलाफ भाजपा हमेशा रही है। और आज हम मानते हैं, अभी आपको दीपम का पूजा की बात थी, किसने वहां रोकने का काम किया? तो आज के डेट में क्षेत्रवाद में आप केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। क्षेत्रवाद में क्षेत्र के विकास की बात करते, क्षेत्र के बाकी सभी समाजों की चिंता की बात करते, तो निश्चित रूप से भाजपा आपके साथ खड़ी हुई नजर आती। तमिलनाडु पे ही रहूंगी। एक तबका है जो कहता है कि आपका जो अलायंस है थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए 27 सीट ही आप लड़ रहे हैं। अन्नामलाई को टिकट भी नहीं दिया है आपने, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अन्नामलाई को तो अभी लोकसभा लड़ाया था हम लोगों ने, लेकिन राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं तब तो नहीं। मेरा कहना है कि कोई लोकसभा लड़ रहा है तो विधानसभा भी अभी कल भी कैंपेन में अन्नामलाई भाग लिया, कल के भी कैंपेन में थे। और जहां तक अलायंस की बात है, वहां हमारा स्वरूप अभी छोटा है। क्या वो अन्नामलाई नाराज हैं? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि कल भी कैंपेन में भाग लिया था। और दूसरी बात कि पार्टी एज ए होल लड़ती है, और आज हमारा स्वरूप, हम 27 सीटों पे वहां लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा दल वहां पे AIADMK है और बाकी सभी दलों को हम लोगों ने सम्मानपूर्वक जोड़ा है। और मेरा ये मानना है कि NDA एज ए फ्रंट वहां लड़ रहा है। और इस बार तमिलनाडु भी आपको आश्चर्यचकित करेगा। DMK का जो करप्शन है और जो तुष्टिकरण की राजनीति DMK ने की है वहां पर, निश्चित रूप से इस बार उसको करारा जवाब मिलने वाला है। आप देखिएगा कि NDA की सरकार तमिलनाडु में भी बनेगी।